ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਤਲਬ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੋਗ ਤੇ ਖੜੇ ਤੇ मैं दो विषय पे बोलूँगा और कोशिश करूँगा कि बहुत शॉर्ट में बोलने के लिए, फिर भी थोड़ा खिंच जाएगा क्योंकि कुछ आंकड़े आपके सामने रखूँगा, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगा। आंकड़ों के बिना ये सब सारे विषय जो हैं समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले मैं कोविड पे बोलूँगा। पिछले साल जब कोविड हुआ तो कुछ 4 बड़े आर्टिकल मतलब 1-1.5 महीने पढ़ के लिखा था, वो फर्स्ट पोस्ट में छापा। और हाल में अभी 1.5 महीने पहले और एक आर्टिकल लिखा। ज़्यादातर अभी जो मैंने लिखा उस पर बातचीत करूँगा। फिलहाल सवाल हमारे सामने ये है कि भारत 2 महीने पहले इतना क्यों तड़प रही थी, इतना क्यों बड़े संकट में पड़ गए। क्या हम लोग तैयारी नहीं कर पाए, हम लोग देख नहीं पाए कि ऐसा होने वाला है, या क्या कमी थी भारत में? क्या हमारे पास साइंटिस्ट नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे? सब कुछ हमारे पास, सब कुछ था। हम लोग हमारे जो नज़रिया है उसको कोविड से हटा के और कहीं डाल दिया। असल में कोविड होने के पहले यानी कि 1.5 साल पहले या 2 साल पहले भी ये मालूम था कि ऐसे महामारी हो सकता है। पिछले 100 साल में 15 महामारी हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा महामारी जिसको कहते हैं स्पैनिश फ्लू 100 साल पहले जो हुआ था, उसमें करीब 5 करोड़ लोग मर गए पूरे विश्व में, और जिनमें से करीब 35% लोग जो मरे वो इंडियंस थे। और ये 1918 में हुआ, 1918 में। और स्पैनिश फ्लू इंडिया को आया जो यहाँ से जवान गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए यूरोप में, वहाँ से ले आए। फिर बम्बई शहर पहले इफेक्ट हुआ, उसके बाद पूरे भारत, और उसमें बहुत सारे पंजाबी भी मर गए थे। अब स्पैनिश फ्लू के बाद 14 और महामारी हुए, और कई सारे महामारी में मतलब 30 लाख और उससे भी ज़्यादा लोग मर गए। यानी कि इसका मतलब ये क्या है कि हम लोग भूल गए इन सब सारी चीज़ों को, और यही सोचते रहे कि और आगे ऐसे होने वाला नहीं है। इस महामारी होने के 2 साल पहले WHO का डायरेक्टर जनरल दुबई में बोला एक बड़े से मीटिंग में कि ऐसे महामारी हो सकता है जिसमें लाखों लोग मर सकते हैं। किसी ने ख्याल नहीं किया इस चीज़ को। अब आंकड़े देखा जाए तो भारत में संकट जो हुआ ना, आंकड़े आपको बताऊंगा। 8 मई इस साल को हमारे केसेस कितने थे? टोटल केस न देखें, केसेस ऐसे देखें कि 10 लाख में पॉपुलेशन आबादी में नए केसेस कितने हैं। 8 मई जबकि पीक हुआ, सबसे ज़्यादा केसेस हुआ, उस दिन पे भारत में 280 नए केसेस पर 10 लाख पॉपुलेशन हुआ, और हम लोग संकट में पड़ गए। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं, एम्बुलेंस नहीं, दवाइयाँ नहीं, वगैरह वगैरह। सबसे बड़ा मतलब संकट यहाँ भारत में हुआ कोविड के बारे में। क्या दूसरे देशों में इतने बड़े पैमाने पे केसेस नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कनाडा में भी इससे ज़्यादा। अच्छा, अगुआ देशों को छोड़
उनके पास पूंजी है, पैसा है, अस्पतालें हैं, डॉक्टरें हैं वगैरह। तो मैंने इस आर्टिकल में मतलब विश्लेषण ऐसे किया कि बाकी पिछड़े हुए देशों को देखा जाए और वहाँ क्या हुआ, वो संकट में क्यों नहीं पड़े। अब अगर देखा जाए तो जॉर्डन में 800 केसेस 10 लाख, यानी कि भारत अगर 10 लाख का आबादी ले लिया जाए, भारत में 280, जॉर्डन में 800 केस 10 लाख, ठीक है। ईरान में 280, 290, ब्राज़ील में 307, कोलंबिया में 350, उरुग्वे में 1130, चिली में 380, बहामास में 312। अब इन देशों का नाम आपने सुना कि संकट में पड़ गए हैं करके? नहीं सुना ना? क्यों? हम लोग इतने बड़े संकट में क्यों, और वो क्यों नहीं, वो कैसे पार करके आगे चले गए? तो ये देखने लायक चीज़ है कि हम लोग हेल्थ सर्विसेज पे कितना लगान करते हैं। तो हेल्थ सर्विसेज पे भारत में, ये WHO का फिगर्स है, उनके वेबसाइट से लिया, पूरे रेफरेंसेस के साथ मैंने आर्टिकल लिखा यहाँ पे। WHO के मुताबिक हम लोग 4.7% GDP हेल्थ सर्विसेज पे मतलब लगान करते हैं। बाकी देश जिनका नाम मैंने जिक्र किया, डबल, दुगुना या उससे भी ज़्यादा, यानी कि कोई 8%, कोई उससे भी ज़्यादा वगैरह वगैरह, यानी कि वो जो उनके नागरिक हैं उनके कल्याण के लिए ज़्यादा उन्होंने लगान किया और हमने कम किया, और वो भी हमारे देश में प्राइवेटाइज हेल्थ सर्विसेज को धीरे धीरे से प्राइवेटाइज करा, निजीकरण करा। कहने का मतलब क्या कि जिनके पास पैसा है वो फिर प्राइवेट डॉक्टर या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा सकता है, और जिनके पास पूंजी नहीं है गया खड्डे में पब्लिक हॉस्पिटल्स, जिसका स्टैंडर्ड जो है गिरते जा रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हॉस्पिटल बेड्स देखा जाए तो भारत में 10,000 आबादी में सिर्फ 5 बेड्स हैं। बाकी जो देश जिसका नाम मैंने जिक्र किया, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25 इतने बेड्स हैं। और उसी प्रकार डॉक्टर 10,000 में हमारे पास 9 डॉक्टर, बाकी देशों में कहीं 38, कहीं 50। पिछड़े हुए देशों में, मैं कनाडा और अमेरिका और ब्रिटेन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि हेल्थ सर्विसेज पे उन्होंने लगान किया, हमने नहीं लगान किया, संकट में पड़ गया। अच्छा, तो ये मतलब सोचने लायक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ आपको, ये क्या पहले ऐसे विषय है जिसमें हम लोग संकट में पड़ रहे हैं, पहले ऐसे मतलब घटना है जिसमें संकट में पड़ रहे हैं? नहीं, मैंने भारत को एक नया नाम दिया। जैसे विशाखापट्टनम में इतने सारे जहरीली पदार्थ हैं, इतने सारे विस्फोटक पदार्थ हैं, वहाँ पे अगर कुछ भी हुआ वहाँ के आधा आबादी जो है वो ठप हो जाएगा। अगर अमोनिया टैंक वहाँ अगर टूट जाता है, आधा आबादी ठप। तो 20 साल पहले उसका नाम हम लोगों ने बदल दिया और हेडलाइन बना विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम को बनाया रिस्की पट्टनम। वैसे ही भारत का नया नाम हो सकता है आपाद देश, यानी कि डिजास्टर लैंड। आपाद देश, डिजास्टर लैंड। हम लोग आज तक कोई भी डिजास्टर जो है उसका सामना नहीं कर पाए ठीक ढंग से। भोपाल के एक्सीडेंट के पहले इसी प्रकार सूचना दिया गया। एक जर्नलिस्ट
केशवाणी करके 3 आर्टिकल लिखा उसने हिंदी में कि यूनियन कार्बाइड में अगर कुछ हुआ तो भोपाल जो है वो बहुत संकट में पड़ जाएगा। एक मिनिस्टर ने क्या कहा कि एक छोटा सा पत्थर नहीं है कि इसको यहाँ से उठा के वहाँ डाल सकते। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के पहले 84 में, एक्सीडेंट के पहले छोटे मोटे एक्सीडेंट्स काफ़ी हुए हैं, उसके इतिहास में नहीं जाऊँगा। एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर अग्रवाल और मैं जाके वहाँ पे कुछ मीटियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वगैरह वगैरह उन दिनों में। एक्सीडेंट में सरकार खुद अब मानती है कि 25,000 लोगों से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। कौन? गरीब लोग, 16 कैची, जेपी नगर। और एक IAS अफसर ने मेरे से कहा कि भाई अगर अरेरा कॉलोनी से अगर लोग मरते ना तो सरकार जो है वो तो हिल जाती। अरेरा कॉलोनी में अमीर लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास अमीर लोग रहते हैं। 16 कैची, जेपी नगर, वो सब झोपड़पट्टी। भोपाल कांड के बाद उसके बाद क्या हुआ? एसामा साइक्लोन। मेरे पास ये काम नहीं कर रहा है लेकिन मेरे पास पूरे इसरो का सैटेलाइट पिक्चर्स हैं। भारतीय सैटेलाइट पिक्चर 3 दिन पहले से इसरो बता रही थी उड़ीसा सरकार को कि भाई ये बड़ा सा तूफान है, एग्जैक्टली यहाँ पे एसामा में आके वो लैंडफॉल यानी कि वो टपकेगी और इसका विंड स्पीड है 250 किलोमीटर पर प्रति घंटे से ऊपर है वगैरह। 3 बड़े मतलब जिसको कहते हैं टाइडल वेव या स्टॉर्म सर्जेस जो हैं वो 150 किलोमीटर बारी 10 मीटर हाइट। उसका जब एनर्जी का कैलकुलेशन किया पूरे उड़ीसा का जो जनरेशन कैपेसिटी उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ। 10 किलोमीटर अंदर तक चला गया, 50,000 लोग खत्म ऑन द स्पॉट मर गए। अब इसका एडवांस नोटिस था और जब तक चंद्रबाबू नायडू ने पहले फ़ोन सैटेलाइट फ़ोन नहीं भेजा चीफ मिनिस्टर को, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर अपने पत्नी से बात भी नहीं कर पाए क्योंकि पूरे जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है डाउन हो गया था उड़ीसा में। उसके बाद सुनामी 204 में जो बड़े सुनामी हुआ, सुमात्रा में भूकंप हुआ, वो सुनामी समझते हैं? सुनामी भूकंप होता है समुद्र के नीचे और उसके वजह से प्रेशर वेव तैयार होता है। जैसे जैसे वो मतलब किनारे पे आ जाता है वैसे वो वेव जो है ना ऊपर उठता है। और ये सुनामी जो है सुमात्रा और इंडोनेशिया में तो काफ़ी वहाँ नुकसान हुआ। कुल मिला के मिनिमम मतलब 2.5 लाख लोग मर गए अफ्रीका में। इंडिया में 10,000 लोग मर गए। कहाँ? ज़्यादा से ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्रा। और होने के तुरंत बाद हम लोग कुछ लोग वहाँ बातचीत करने के लिए मछुआरों के साथ बातचीत करने के लिए गए। अब हुआ क्या भारत में असल में कि ये सुनामी हुआ, उसका शुरुआत हुआ सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में। वहाँ पे कुछ 6:30 बजे या 6:15 बजे कुछ हुआ था ये कांड। अंडमान आइलैंड को 6:45 बजे हिट किया। तुरंत अंडमान के जो एयरफोर्स स्टेशन है उन्होंने सिग्नल भेज दिया दिल्ली को, पहले चेन्नई और चेन्नई से दिल्ली तुरंत चला गया। भारत को मालूम था, भारत सरकार को मालूम था कि सुनामी हुआ है। भारत सरकार सो गई। होम मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भेजा गया। 2 घंटे काफ़ी है, मछुआरों को आप 5 किलोमीटर अंदर कर दो, 2 घंटे काफ़ी है। यानी कि भारत को 2 घंटे का नोटिस मिला इवैक्यूएशन करने के लिए, नहीं की। 10,000 लोग मर गए और कई सारे औरतें जो हैं
वो इसलिए मरे क्योंकि साउथ में वो क्या है कि जैसे जैसे बोट आता है ना मच्छी के साथ, तो फिर औरतें जो है वो बेचते हैं मार्केट में, और वो साड़ियाँ पहनते हैं दक्षिण भारत में। वो साड़ी, वो इतना बड़ा वेव आया कि वो साड़ी जो है लपेट लिया उनको, और तैर सकते हैं, सभी औरतें वहाँ पे तैर सकते हैं, लपेट लिया साड़ी, और वो तैर नहीं सकते, डूब के मर गए 10,000 मछुआरे तमिलनाडु और आंध्रा में। उसके बाद भुज भूकंप, लातूर भूकंप। हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, झोपड़पट्टी के लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं, और इंजीनियर, इसको कहते हैं इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, BIS स्टैंडर्ड्स कहते हैं उसको, BIS स्टैंडर्ड्स हैं, कोड्स हैं, इस्तेमाल नहीं किया। असल में अंदर ये भुज भूकंप में 25,000 लोग, लातूर में 10,000 लोग मर गए। क्यों? क्योंकि उन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया। परमिशन देने के पहले तो पूछना चाहिए ना कि आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि 10% ज़्यादा लगता है इंजीनियर्ड बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए, नहीं खर्च किया, बस 25,000 लोग मर गए। भुज में 10,000 लोग लातूर में। उसके बाद बम्बई में बहुत भारी वर्षा हुआ 205 में 1,000 लोग। केदारनाथ में कुछ साल बाद 5,000 लोग मर गए, भारी वर्षा। उसके बाद चेन्नई में, उसके बाद केरल में लगातार ये होते रहा। तो हमारे देश आज तक अभी हम लोग साइक्लोन्स में एक चीज़ सीखे पिछले 10 साल में, कि अगर तूफान होता है खासकर ईस्ट कोस्ट में, बस लोगों को इवैक्यूएट करो वहाँ से। 10 साल में एक चीज़ सीखा हमने। लेकिन पिछले 50-60 साल को देखा तो हर एक डिजास्टर में हजारों लोग मरे हमारे देश में। और अब ये जो घटना महामारी है, इसमें सरकारी आंकड़े कहता है कि 4 लाख से अधिक कुछ लोग मरे। जो एक्सपर्ट एस्टिमेशन है कि ये बिल्कुल गलत, BBC में रिपोर्ट हुआ है, कुछ जर्नल्स में रिपोर्ट हुआ है कि मिनिमम जो है 5 से 10 गुना ज़्यादा, यानी कि 4 लाख लोग नहीं, बल्कि मिनिमम 20 या 40 लाख। ये क्या एक पब्लिक जेनोसाइड नहीं है, पब्लिक मर्डर। क्यों? क्योंकि हमने लगान नहीं किया। हम लोग प्रॉफिट के पीछे भागते रहे, सरकार, और हमारे लोगों को क्या नहीं किया। तो इसके लिए इलाज एक ही है जो मैं करता हूँ, भाई हमारे पूरे जो दृष्टिकोण है उसको अब बदलना पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ी चीज़ होने वाले हैं। वो है जलवायु संकट, तेल खत्म होना, गैस खत्म होना, कोयला खत्म होना, ये सब आगे जो संकट हमारे सामने सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में संकट होने वाले हैं। इससे बहुत बड़े संकट होने वाला है। अब उसको अगर पार करना है हमें, तो हमारे दृष्टिकोण को हमें बदलना पड़ेगा। और वो बदलाव जो है, ये बदलाव आना पड़ेगा कि प्रॉफिट फॉर अ फ्यू को कचरे डिब्बे में डालना चाहिए, और सबके कल्याण, या जिसको मैं कहता हूँ अंग्रेजी में सबके लिए धोखा को कम करना, रिस्क मिनिमाइजेशन फॉर ऑल, ये अपनाना पड़ेगा। और ये अगर अपनाना है तो ये सिर्फ लोग कर सकते हैं, सरकार नहीं कर सकती। इतिहास को देखा जाए तो बड़े जितने भी चेंजेस हैं, बदलाव हैं, वो कभी भी सरकार नहीं किया किसी भी देश में। फ्रेंच क्रांति देखो आप, किसने लाया? सरकार ने नहीं, लोगों ने लाया। अमेरिकन इंडिपेंडेंस किसने लाया? लोग।
इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लाया? लोग। रूस क्रांति जो भी है किसने किया? लोग। वैसे ही एक जब बड़े संकट होता है वो सरकार नहीं कर पाती। तो सरकार पर भरोसा रखना कि जलवायु संकट या बहुत सारे जो कच्चे माल खत्म हो रहे हैं इस ऐसे संकटों को पार करके आगे जाना, सरकार में भरोसा रखना एक उचित बात नहीं है। लोग जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो पहले चीज़ हमें ये करना पड़ेगा कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन कि इतने सारे लोग क्यों मरे इस महामारी में। ये स्पेनिश फ्लू के बाद सबसे बड़ा मतलब डिजास्टर है। स्पेनिश फ्लू में अगर 180 लाख इंडियन मर गए हैं तो यहाँ पे कम से कम 40 लाख लोग मर गए। सबसे बड़ा डिजास्टर है स्पेनिश फ्लू के बाद 100 साल में ये सबसे बड़ा डिजास्टर है। भोपाल वगैरह ये सब छोटे बच्चे इसके तुलने में, तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि आगे अब जो होने वाला है उसको अगर पार करना है तो पहले इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हुआ। और ये मांग करना पड़ेगा हमें कि भाई अब से हमारे जो फूड एंड वाटर जो है सिक्योरिटी ये एक फंडामेंटल राइट बन जाना चाहिए। हेल्थ जो है फंडामेंटल राइट बनना है और ये दोनों अगर चाहिए तो पर्यावरण, अच्छा पर्यावरण होना एक फंडामेंटल राइट होना है। और सिर्फ राइट नहीं बल्कि मैं कहता हूँ कि सेंट्रल बजट और स्टेट बजट का 10% जो है ये 3 चीज़ों के लिए एलोकेट होना चाहिए। यानी कि जब तक आपका अच्छा पर्यावरण नहीं है तब तक आपका अच्छा खाना और पानी नहीं मिलेगा, और जब तक आपका अच्छा खाना और पानी नहीं मिलेगा तब तक आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं मिलेगा। तो हर एक चीज़ के लिए 10% सेंट्रल और स्टेट पर शुरुआत करें, उसके बाद उसको बढ़ा भी सकते। ठीक है, तो ये जो मांग है आप जो कह रहे हैं 50% मतलब एक अलग पार्लियामेंट कृषि क्षेत्र के लिए होना है। अब ये चीज़ जो है कोर्ट में जाकर लड़ने से कुछ फायदा नहीं है। कोर्ट कहेगी कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है, ये लोग ही मांग कर सकते हैं। अब जिस प्रकार से वो उनको मांग करना है उस प्रकार से करना ही करना है, चाहे वो इलेक्शन के द्वारा हो, चाहे वो सड़क में हो, चाहे जिस प्रकार से, और हर प्रकार के मतलब औजार हमको इस्तेमाल करना चाहिए। लोग लिखना भी चाहिए, लोग मांग करना भी चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पर हम लोग पहुँच गए। अब आऊँगा आगे आने वाले संकटों में से सिर्फ एक छोटा क्वेश्चन लेके मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं तो दिन भर बोल सकता हूँ, लेकिन मैं भी थक जाऊँगा, आप भी थक जाएंगे, तो फोकस्ड बातचीत करने से ही कुछ फायदा है। तो इसलिए जो हाल में टिकरी बॉर्डर पे और सिंगू बॉर्डर पे हम लोग जो बातचीत की उसका एक बहुत संक्षेप में आपको बताऊँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, और उसको थोड़ा सा विस्तार करने का कोशिश करूँगा। पहली चीज़ ये है कि अगर मैं सुदेव साहब को सिर्फ 50 रुपये देता हूँ लेकिन 100 रुपये लेता हूँ, इसको कहते हैं अनइक्वल एक्सचेंज अंग्रेजी में, या असमान वितरण। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि आप चौधरी चरण सिंह का फॉर्मूला लगाओ या और नए भी फॉर्मूला है, तो कृषि क्षेत्र का कल्याण नहीं होने वाला है उससे। अगर दाम मतलब कृषि क्षेत्र का जो भी माल है जो बिकता है मार्केट में उसका दाम बढ़ाया आपने, और ये कहा कि भाई ट्रैक्टरों का और मोटर का और इत्यादि पानी का दाम बढ़ाओ, और अगर ये भी कहते हैं आप कि भाई और डैम बनाओ और मार्केट बनाओ वगैरह वगैरह, ये काफ़ी नहीं है। अल्टीमेटली फार्मूला तो यही है। और एक चीज़ है जिसको कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि जो मूल्य है कृषि क्षेत्र का जो भी माल है
उसका दाम का बढ़ोतरी और तेजी से बढ़े, ये मतलब औद्योगिक क्षेत्र के माल के तुलने में, यानी कि ट्रैक्टर का बढ़ोतरी जो है अगर 10% होता है तो आप कह रहे हैं कि भाई कृषि क्षेत्र का माल का बढ़ोतरी अगले साल जो है वो 15% होना चाहिए। इसको टर्म्स ऑफ ट्रेड 1980 तक टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो कृषि क्षेत्र के मतलब जो भी प्रोड्यूस है उसके फेवर में था। 80 से लेकर 90 तक ऊपर नीचे हो रहा था। 90 से आज तक औद्योगिक क्षेत्र का जो ट्रैक्टर और वगैरह कृषि क्षेत्र को जो बेस्ड है उसका दाम का बढ़ोतरी जो है वो और तेजी से बढ़ रहा है कृषि क्षेत्र के माल के तुलने में। ये काफ़ी है। क्यों? क्योंकि एक निहित चीज़ है जिसके वजह से कृषि क्षेत्र जो है वो पीछे ही, उसका विकास जो है वो धीमी से ही होगा। वो क्या है कि एक चीज जो वही कर रहा हूँ कि सुखदेव जी को मैं 50 रुपये दे रहा हूँ और उल्टा मैं 100 रुपये ले रहा हूँ। अब समझ लो कि मैं औद्योगिक क्षेत्र का सदस्य हूँ, वो कृषि क्षेत्र के सदस्य। ये 50 और 100 रुपये का लेन देन होता कैसे है? ये बहुत ही असल में सरल चीज़ है और इसको मुझे पता नहीं क्यों कि इतने सारे, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सा मैकेनिकल इंजीनियर हूँ असल में। बाद में थोड़ा इधर उधर पढ़ा वो दूसरी बात है, लेकिन मेरा बेसिक ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। ठीक है। अब कृषि क्षेत्र में जो भी आप फसलें उगाते हैं उसमें बहुत सारी आप सूरज के किरणों को इस्तेमाल करते हैं। उसका कोई मूल्य है? नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर लेकिन औद्योगिक क्षेत्र का ट्रैक्टर हो या मोटर हो या ट्रेलर हो या जो भी हो, उसमें कोयला इस्तेमाल होता है, बिजली इस्तेमाल होता है या तेल इस्तेमाल होता है, उसका मूल्य है। तो लगभग आप जितना मतलब अनाज में ऊर्जा दे रहे हैं कृषि क्षेत्र को, वो लगभग 40% ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो ऊर्जा आपको मिल रहा है। अब ये ट्रांसलेट कैसे होता है कि समझ लो भारत में एक इंजीनियर में जैसे कोई इंजीनियर बनता है या सज्जन कुमार जी के जैसे कोई इंजीनियर बनता है, सस्ता पड़ जाता है ना। मैं अमेरिका जाऊँ तो मैं जो काम करता हूँ वहाँ पे और वहाँ जो इंजीनियर बनता है वो जो काम करता है, दोनों का बराबर होता है, लेकिन मेरे बनाने का मतलब मूल्य जो है वो सस्ता है। तो अमेरिका मुझे अगर इम्पोर्ट कर दिया वहाँ पे तो फिर फायदा हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से जब वो लेन देन करते हैं भारत के साथ या पिछड़े हुए देश जो ज़्यादा सूरज पर निर्भर है, उसके मतलब इकोनॉमी जो है ज़्यादा सूरज पर निर्भर है, तो एक समान वितरण होता है। तो इसलिए जो हमारे जैसे देश जो है परमानेंटली बैकवर्ड होते हैं, परमानेंटली। अमेरिका यूरोप के तुलने में उसी प्रकार से कृषि क्षेत्र जो है वो परमानेंटली बैकवर्ड है। मैं अभी करेंसी नहीं ले रहा हूँ, जो सही करेंसी है वो है ऊर्जा। वो करेंसी लिया तो आपको तब पता चलता है कि परमानेंट बैकवर्डनेस ऑलरेडी निहित है इसमें। इसको अगर निकालना है तो दो ही तरीके हैं, या तो उस ऊर्जा का मूल्य मतलब बना के वो दे दो, अगर वो दे दिया तो गरीब लोग जो हैं वो अनाज खरीद नहीं पाएंगे, या पूरे सबकी सब ऊर्जा जो है फ्री कर दो। तेल, कोयला, सोलार, विंड फ्री कर दो सब। इसमें और एक निहित बात ये है कि जितना आप सूरज के ऊर्जा की तरफ जाएंगे उतना हम लोग सतत बन जाएंगे। अब कोयला, तेल
और गैस इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं ना, उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के वजह से अब ग्लोबल वार्मिंग हो गया, 1.1 डिग्री तो ऑलरेडी हो गया। असल में 1.1 डिग्री आपका इंस्ट्रूमेंट बताता है, आपका थर्मोमीटर बताता है। असल में कोयले को जलाने से होता क्या है कि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी पैदा होता है। कोई भी कार्बन या हाइड्रोकार्बन यानी कि लकड़ी भी जलाओ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर आता है। हवा में जो नाइट्रोजन है वो ऑक्साइड बन जाता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कूलिंग एजेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हीटिंग एजेंट्स हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो कूलिंग एजेंट्स हैं। यानी कि अगर ये प्रदूषित पदार्थ भी हैं, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से आपके फेफड़ों पर असर पड़ता है, फसलों पर असर पड़ता है वगैरह। सबसे ज़्यादा फसल पे असर पड़ता है ओजोन की वजह से। ओजोन कहाँ से आता है? हवा से। अगर थोड़े बहुत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सूरज है, ब्राइट सनलाइट जिसको कहते हैं, ब्राइट सनलाइट है, और थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन जो गाड़ियों से निकलता है, गाड़ियों का एग्जॉस्ट से निकलता है, वो है, तो हवा का O2 जो है O3 बनता है, अनस्टेबल है। सुबह 11 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास बनता है, 6-7 बजे वो तीसरे ऑक्सीजन को, जैसे मैरिज में 2 ही लोग होते हैं नॉर्मली, 3 भी हो सकते हैं लेकिन 2 ही लोग होते हैं, वो तीसरे को कहता है कि भाई भाग जाओ। तो वो तीसरा ऑक्सीजन रेडिकल जो है उसको कहीं ना कहीं अटैच होना है, तो वो करता क्या है, जाके फसलों को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि फसलों को जलाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब जलाना। तो उसी प्रकार आपके फेफड़ों में, मेरे फेफड़ों में जाके वो तीसरा ऑक्सीजन रेडिकल जो है वो वहाँ पे मतलब खराबी करता है। सबसे ज़्यादा नुकसान यही करता है ओजोन। ओजोन कहाँ से तैयार होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकाल दिया हमने हवा से किसी तरीके से, तो टेम्परेचर जो है वो 1.1 नहीं करके 1.4, 1.5 हो जाएगा। ये तो साइंटिस्ट बता रहे हैं, ठीक। कहने का मतलब क्या? पेरिस एग्रीमेंट जो कहता है कि 1.5 के अंदर होना ज़रूरी है, होने से अच्छा होगा, ये बिल्कुल झूठ है। ये नहीं बता रहे कि वो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर निकाल दिया तो ऑलरेडी हम लोग 101.5 पहुँच गए। एक और वो कहते हैं कि भाई शुद्ध हवा होना चाहिए। शुद्ध हवा का मतलब क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकाल दिया तो टेम्परेचर को क्या होगा? 1.5। सीधी सी बात। कार्बन डाइऑक्साइड वार्मिंग एजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कूलिंग एजेंट्स हैं। निकाल दो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 1.5 हो ही जाएगा टेम्परेचर। यानी कि पेरिस एग्रीमेंट जो है ऑलरेडी समुद्र में डाल दिया। पेरिस एग्रीमेंट अभी जो ग्लासगो में होने वाला है ये ड्रामा है। ग्लासगो में नवंबर में सभी देश मिलके इस पर सलाह मशविरा करने वाले हैं। अरे भाई ये पेरिस एग्रीमेंट के वजह से शायद 3 डिग्री से ज़्यादा ही होगा, अब क्या करें, राम राम करके वहाँ ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं पीछे से, वहाँ जाके ड्रामा करेंगे बस और कुछ नहीं। यही होने वाला है ग्लासगो में नवंबर यानी कि 3-4 महीने में। यानी कि जो सरकारें कर रहे हैं उसमें कोई विश्वास नहीं है। ग्लासगो में क्या होने वाला है ऑलरेडी हम जानते हैं लगभग। तो कृषि क्षेत्र के लिए क्या और है? एक चीज़ मैंने बताया आपको कि ये समान वितरण को खत्म करना है। कैसे खत्म करना है? एक ये है कि भाई, एक तरीका ये है कि ये सरकार ने, हमारे सरकार ने 500 रिपोर्ट लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। 500 रिपोर्ट आपको चाहिए मैं दे दूँगा, या आप वेबसाइट से आप ही डाउनलोड कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के वेबसाइट से। उन्होंने IPCC के मेथडोलॉजी इस्तेमाल करके
ये जांच लगाया कि हमारे फसलें जो हैं और हमारे जंगल कितना कार्बन डाइऑक्साइड सोख करता है। अब उनके आंकड़ों को लेके अगर रेट लगाया और रेट कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं $10 पर टन है, कहीं $250 भी है, अगर $100 पर है और उसका एक मतलब जिसको कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस किया और कहें कि जो सोख होता है उसका दाम दे मुआवजा दे किसानों को, वो करीब करीब 1 लाख रुपए सालाना बनता है। 1 लाख 1.2 लाख उसके आसपास तो 1 लाख करोड़, हाँ, 1 लाख करोड़ रुपए सालाना। हाँ, तो जो अगर 2 टाइप के लोगों को रखें, जो लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं उन पे कार्बन टैक्स लगाओ, जो लोग वापस ले रहे हैं वो कार्बन टैक्स जो है उनको दे दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो किसान है वो छोड़ नहीं रहे, वो भी छोड़ रहे हैं, लेकिन वो जो सोख कर रहे हैं वो ज़्यादा है। अब ऐसा किया तो होगा क्या कि आप जो है नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप कोशिश करेंगे कि जो भी इनपुट्स हैं आपके, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह जिसका दाम बढ़ गया, उसको कम करने के लिए, खाद पेस्टिसाइड कम करने के लिए, और ये कोशिश करेंगे कि सोकिंग ज़्यादा करने के लिए। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि जो सचिन जी कह रहे थे इसके पहले, हर एक पावर प्लांट जिस पर हम लोगों ने स्टडी किया है, 3 पावर प्लांट्स के इर्द गिर्द आपका फसलों का जो यील्ड है वो कम होता है। अगर आम के बगीचे हैं तो 80% फसल जो फेल होता है। अगर गेहूं है तो गेहूं थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है चावल के तुलने में, वो कहीं 15%, कहीं 10%, कहीं 20% वैसे होता है। औसत में ले लिया जाए तो पावर प्लांट्स के इर्द गिर्द जो नुकसान होता है वो उसका दाम अगर ले लिया जाए एमएसपी रेट पे, मैंने एमएसपी रेट पे लिया, मार्केट रेट पे नहीं, तो फिर वो 1 लाख करोड़ एक 60,000 करोड़ रुपए बनता है पावर प्लांट के इर्द गिर्द। हर एक शहर जो है, अब शहर में भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत बनता है क्योंकि गाड़ियाँ बहुत होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलाते हैं और ओजोन बनता है। और ये ओजोन जो है 25 से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक जाके वहाँ पे फसलों को मार देता है। और इस पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जो साइंटिस्टों ने कुछ इस प्रकार के स्टडीज़ किए उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। जेएनयू में इस तरह के स्टडीज़ कुछ हुए हैं और इनके बाप दादा जो हैं डॉक्टर DN राव करके, वो मेरा अब तो काफ़ी बुजुर्ग आदमी हैं, ऑलमोस्ट 90 साल का साइंटिस्ट। वो सबसे पहले साइंटिस्ट था भारत में, पहले 2 साइंटिस्टों में एक था वो डॉक्टर DN राव, जिसने काफ़ी स्टडीज़ इस पर किया। और ये ज़रूर ये बताते हैं और किताबों में भी, मतलब पूरे चैप्टर्स हैं इस पे कि हर एक शहर, बड़े शहर के 70 किलोमीटर तक प्रॉपर्टी लॉसेस मेजर किया गया है। अब इसको अगर जोड़ा जाए तो ये और 1 लाख करोड़ रुपये बनता है। तो ये दोनों को अगर मिला दिया तो करीब करीब आपको 2.5 लाख करोड़ जो है, 2.5 लाख करोड़ से ऊपर ही कुछ मुआवजा मिलना जरूरी है। और अगर ये मतलब असमान वितरण, जो ज़्यादा ऊर्जा दे रहे हैं कृषि क्षेत्र को और शहरों को दे रहे हैं, उसका आज का रेट ही लगा है, बिजली का रेट, तो वो 2 लाख करोड़ से ऊपर बनता है। यानी कि करीब करीब, और मैं यहाँ पे
गंदे पानी का नहीं जोड़ो। और ऐसे छोटे मोटे और चीज़ें वहीं पे और एक 50,000 करोड़ वगैरह उससे ऊपर ही बनता है। मैंने खुद मेरे स्टडीज़ में देखा है कि एफ्लुएंट मतलब गंदे पानी जो फैक्ट्री से आता है ना, वो फसलों को खराब करता है अगर वो गंदे पानी लिया तो। असल में रामप्पा करके एक किसान था कर्नाटक में, वो हरिहर पॉलीफाइबर्स के डाउनस्ट्रीम में था, यानी कि नदी अगर ऐसे बहता है ना, वो वहाँ उसका मतलब ये था, ज़मीन था। अब वो गंदे पानी ले रहा था, उसके वजह से उसका फसल खराब होने लगा। तो बार उसने कंप्लेन किया। प्लांट यही करता है कि हमने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया तो हमारे जो है टू स्टैंडर्ड हम ट्रीट करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाके अनपढ़ किसान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाके उसने कंप्लेन किया, किसी ने ख्याल नहीं किया। तो उसने एक अच्छा आइडिया निकाला। उसने ये बोला कि आप ट्रीट कर रहे हैं ना पानी को, अच्छे पानी डाल रहे हैं ना, तो आप नॉर्मली कोई भी इंडस्ट्री पानी जो है अपस्ट्रीम से लेता है, गंदे पानी डाउनस्ट्रीम। तो उसने कहा कि आप गंदे पानी जो है अपस्ट्रीम में डालो और आपका इनटेक पॉइंट जो है डाउनस्ट्रीम करो। आगे वाला पानी आगे डाल दो ना, पीछे वाला कैसा? हाँ, तो जब मैं 20 साल पहले आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में था, एक कमेटी में, तो हमने ऑर्डर पास किया कि जो पेपर प्लांट्स, रेयन प्लांट्स इस प्रकार से करना चाहिए। किसी ने माना नहीं। अब एक पेपर प्लांट से मैंने पूछा ITC कि भाई कितना आपको रिवर लेंथ यानी कि नदी का लेंथ चाहिए जबकि आपको लगता है कि वो पानी, आपका खराब पानी जो है वो साफ हो जाए। उसने बोला 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर का पाइपलाइन कोई भी इंडस्ट्री नहीं डालेगी क्योंकि खर्च जो है आपका बढ़ जाता है। कहने का मतलब प्रदूषण वो करते हैं लेकिन नुकसान जो है आप लेते हैं उसका। हाँ, तो खासकर ये जलवायु संकट जो है, और कितना समय, जलवायु संकट से पार होने के लिए मुझे लगता है कि अगर भारत के किसान ये मांग करते हैं कि हमें मुआवजा दो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम सोख कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी शहर, जैसे बंगलौर शहर के बाहर उनका जो कूड़ा कचरा एक गांव में डालने लगे, गांव वाले बोले और वो टैक्स कलेक्ट करते। जो वाटर एंड सीवरेज डिपार्टमेंट हर एक म्यूनसिपालिटी का वो तो टैक्स लेते हैं, हर व्यक्ति से, वहाँ पे प्रॉपर्टी होल्डर से टैक्स लेते हैं वो। जैसे कि रोड टैक्स, वैसे ही पानी देने के लिए, कूड़ा कचरा निकालने के लिए टैक्स लेते हैं। तो वैसे ही आप टैक्स मांग रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, जो आप कचरा फेंक रहे हैं टैक्स लेते हैं हमें। हम भी भरने के लिए तैयार है, जो कार्बन हम छोड़ रहे हैं, किसान भी भरने के लिए तैयार है, लेकिन बाकी लोग भी भरो प्रोपोर्शनल टू द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। अब तो फ्री में छोड़ रहे हैं। तो जलवायु संकट को पार करने के लिए ये डिमांड जो है, ये मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। अब किस प्रकार से अल्टीमेटली वो मांग के रूप में उतरेगा, किस प्रकार से उसको सरकार के सामने रखेंगे, वो बात की बात है। दूसरी बात कि जो आप वायु प्रदूषण कर रहे हैं और पानी का प्रदूषण कर रहे हैं और हम पर असर पड़ रहा है, उसका मुआवजा दो, सीधी सी बात है, सब पर पर्यावरण को। तीसरी बात कि अगर सतत होना है तो ये जो अनइक्वल एक्सचेंज है या असमान वितरण है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तो आपके सामने मैं मतलब 3 बहुत ठोस मुद्दे रख रहा हूँ। अब बस लोगों को लगता है, कुछ साल पहले मैं इसको करा था एक्टिविस्ट को जो बेंगलोर में रहती थी उन दिनों में, अभी भी बेंगलोर में रहती कि भाई तेल खत्म हो रहा है। तो उसने कहा मैं, अरे यार सागर, मैं नया गाड़ी खरीद लिया, तेल खत्म होने के पहले मुझे दिल्ली नई गाड़ी में जा आने के लिए शौक है, मैं दिल्ली जाकर
से। मैंने कहा ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा काम खत्म तेल। तो उसी प्रकार से लोगों को लगता है कि ये जलवायु संकट और किसी देश में होगा, दूर की बात है, 50 साल के बाद होगा वगैरह वगैरह। आपको मैं चित्र दिखाऊंगा जो ये भारत में हो रहा है। आप जिनको चाहिए ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज भी सकता हूँ। ये पिछले हफ्ते जर्मनी में बाढ़ है, दूर देश में ना, जर्मनी बहुत दूर है, यूरोप में है कहीं, ठीक है। पूरे गाड़ियाँ, घरे बह गए। शायद पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, मैं यहाँ के मीटिंग के ऑर्गेनाइजर्स को भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, वो आपको दे देंगे, ठीक है। जर्मनी तो दूर देश है, हमें क्या फिक्र करना है। भारत 4 दिन पहले मुंबई के पास पंडित में हुआ है, और पिछले साल हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई में बाढ़ आए। अब यहाँ तो कनाडा के बारे में सब लोग सुने, बहुत सारे पंजाबी हैं वहाँ पे, ठीक है। 2 हफ्ते पहले कनाडा में एक छोटा सा गांव लाइटन करके, वहाँ पे तापमान कितना हुआ, कहाँ तक बढ़ गया? 50 डिग्री। 50 डिग्री यहाँ कहीं आपने देखा है? पंजाब में नहीं, शायद राजस्थान में कहीं कहीं होता होगा। ईरान में मैंने देखा है 50, आंध्रा में मैंने देखा है 50 डिग्री, बचपन में 50 डिग्री हमने देखा है राजस्थान में 50। हाँ, राजस्थान में होता है, ठीक है। अब कनाडा 50 डिग्री। 2 हफ्ते पहले कैलिफोर्निया, अमेरिका में, कैलिफोर्निया सबसे अमीर स्टेट है अमेरिका में, वहाँ जंगलें जो हैं आग हो गए। तो जलवायु संकट आ गया। हमारे सुंदरबंस में एक द्वीप जो है वो परमानेंटली अंदर हो गया समुद्र के। और मैंने मॉडलिंग करके देखा, जो जिस गांव से मेरे बुजुर्ग मतलब दादा वगैरह आते हैं, आंध्रा के बिल्कुल मतलब कोस्टल एरिया से, वो 2100 तक गायब। समुंदर जो है वो करीब 20 किलोमीटर अंदर आ जाएगा। सुंदरबंस सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा समुंदर के ऊपर आने का, वो है डेल्टा एरिया। डेल्टा एरिया मतलब जहाँ नदी समुद्र से मिलता है। और भारत में सबसे बड़ा मतलब डेल्टा एरिया है सुंदरबंस। सुंदरबंस जो है वो बांग्लादेश में 2/3 है, भारत में 1/3 है। ये समुद्र ऊपर आने की वजह से करीब एक 20-22-25 पता नहीं % समुद्र जो है बांग्लादेश का जो लैंड एरिया है खत्म। वहाँ शेर भी है, और वहाँ गया भी हूँ। वहाँ के लोग हमारे लोगों से और भी ज़्यादा गरीब हैं, वो कनाडा वगैरह नहीं जा सकते हैं, वो पैदल भारत के अंदर आए। उसमें मुझे कोई शक नहीं है। उस बांग्लादेश के एम्बेसडर खुद ने कहा कि और एक 30 साल में 5 करोड़ बांग्लादेशी वो रेफ्यूजी बन जाएंगे, यानी कि परमानेंटली बेघर आएंगे। जाएंगे कहाँ? बांग्लादेश तक नहीं जा सकते, क्योंकि बांग्लादेश का
डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी भारत के पॉपुलेशन डेंसिटी से 3 गुना ज़्यादा है। हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर 400 के आसपास, उनका है 1200। हाँ, तो भारत नहीं ला सकते या तो हम कर, और उन्होंने कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा? अगर पिछले 300 साल में देखा जाए, मतलब जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि जब से कोयला का जलाना शुरू हुआ, तो देखा जाए तो बांग्लादेश का क्या हिस्सा है? 0.3% है जो कार्बन डाइऑक्साइड हिस्टोरिकली छोड़ा गया है। उन्होंने सिर्फ 0.3% यानी कि आधा % से कम छोड़ा है। लेकिन शिकार कौन होने वाला है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मॉलदीव्स तो डूबने वाला है टोटल। और मॉलदीव्स इतना सुंदर जगह है, मैं कई बार जा चुका हूँ वहाँ पे, और डाइविंग की भी किया हूँ वहाँ पे। मेरा काम था, नौकरी था मेरा, और वहाँ पे मतलब एक बार अगर आप डाइविंग किए ना, तो इतने रंग बिरंग मच्छी आप देखते हैं, कहीं भी आप ऐसे देखेंगे, सिर्फ अंडमान में और थोड़ा सा उसके जाके उधर आप देख सकते हैं। इतना मतलब अच्छा लगा वहाँ, ये सब जाने वाला है। तो दूसरे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या